हेलो। हेलो। ओके, ऑल राइट। आई थिंक आई एम ऑडिबल। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। थोड़ा सा एक इशू हो जाता है कि, एक नेटवर्क को मतलब कंप्लीट करने के लिए। तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो क्लास है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर आज हमारी क्लास होने वाली है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इसकी क्या आवश्यकता है हमारे लाइफ में, हमारे कंट्री के लिए, हमारे डेमोक्रेसी के लिए। दूसरा हम पढ़ेंगे कि प्रेम्बल क्या होता है और प्रेम्बल में क्या क्या जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा है कि हमारा जो अमेंडमेंट का जो पार्ट है वो अंडर आर्टिकल 368, जिसके माध्यम से पार्लियामेंट के पास ये अमेंडिंग पावर है कि वो संविधान को अमेंड कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। तो किस प्रकार से वो अमेंड किया जाता है, कितने प्रकार से अमेंडमेंट होते हैं और किन किन पार्ट्स को अमेंड इस अंडर आर्टिकल 368 के तहत अमेंड किया जा सकता है। तो आज वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस अमेंडमेंट प्रोसेस में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स आर देयर इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। ये कितने प्रकार के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स है और स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ तक हम अमेंडमेंट कर सकते हैं हमारे संविधान में, हमारे पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट मी, यू कैन रीड हियर। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि संविधान क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि संविधान क्या है। संविधान वह लीगल डॉक्यूमेंट है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है, जिसके माध्यम से अ, हमको राइट्स मिलते हैं और इस देश में सरकारें कैसे काम करेंगी, किस सरकार के पास कितनी पावर्स होंगी और लोगों के पास क्या अधिकार होंगे, लोगों की ड्यूटीज़ क्या होगी, ड्यूटीज़, और राज्य फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा कि यूनिट स्ट्रक्चर रहेगा। ये सारी तमाम प्रकार की बातें हमारे संविधान में लिखी हुई हैं, राइट। तो ये जो है संविधान हमारा है वो एक लॉ ऑफ द लैंड है, मतलब हमारे देश का एक प्राइम डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से इस देश पर रूल किया जाता है। इस देश में कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है, चाहे वह प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम हो, पीएम हो, डीएम हो, एसपी, कलेक्टर, तहसीलदार, जितने भी लोग हैं, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है, चाहे वह स्वयं पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, राइट, स्वयं पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, संविधान से ऊपर नहीं है। और दूसरा, हमारी जुडिशरी ही क्यों ना हो, अगर कोई समझे कि जुडिशरी ऊपर होता है तो जुडिशरी भी संविधान से ऊपर नहीं है, यानी कि जुडिशरी की भी यहाँ पे सुप्रीमेसी नहीं है और पार्लियामेंट की भी यहाँ पे सुप्रीमेसी नहीं है। तो सुप्रीमेसी किसकी है फिर? सुप्रीमेसी है हमारे भारतीय संविधान की। और भारतीय संविधान हमको क्यों आवश्यक है, इसको हम ऐसे समझते हैं। एक हमारा बहुत विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है, वास्ट डाइवर्सिटी हमारे देश में रहती है। हमारी जो कंट्री है वो बहुत डाइवर्सिटी से भरी हुई है, विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न भाषाएं, कितने जाति वर्ग से लोग रहते हैं, महिलाएं, पुरुष, सभी लोग तो यहाँ रहते हैं, ठीक है। अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग सेक्शन के लोग रहते हैं, जो तमाम प्रकार के खाना कल्चर उनका अलग है, फूडिंग कल्चर अलग है, क्लोथिंग कल्चर अलग है, और तमाम प्रकार से, यानी कि हम बोल सकते हैं दुनिया में सबसे डाइवर्स जो कंट्री है वो हमारा भारत देश ही है। एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। एक प्रोफेसर हैं,
तो उनके एक स्टूडेंट थे, जो प्रोफेसर है उन्होंने हमको पढ़ाया है। उन्होंने बताया था कि एक बार उन्होंने जो पीएचडी की है वो फॉरेन से की है, यानी कि एक कंट्री है, यूरोप में एक कंट्री है, वहाँ से उन्होंने पीएचडी की है। तो उन्होंने बताया कि वहाँ का एक नागरिक है, वहाँ के कुछ लोग हैं, वो अपने आप को बहुत डाइवर्स मानते हैं। तो एक दिन सर से उनकी मुलाकात हो जाती है। वो बोलते हैं, यू सी हेयर, देखिए कितने हमारे 5 प्रकार के, टोटल 5 प्रकार के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, 5 अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। देखो इनका खाने का कल्चर अलग है और इनका रिलीजन भी अलग है। टोटल 5 लोग हैं, 5 सेक्शन के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, देखिए कितनी डाइवर्सिटी है। तो हमारे सर जो है ना वो हंसने लगे, उनको इतनी तेज हंसी आई और वो बंदा ऑफेंड हो गया। वो पूछा, अरे आप क्यों हंस क्यों रहे हैं? तो सर ने कहा कि देखिए आपके यहाँ 5 है, हमारे यहाँ 500 हैं और शायद हमको गिनती ही ना है। आपके यहाँ 5 है, हमारे यहाँ 500 है। हमारे यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग, सभी प्रकार के लोग रहते हैं और जो ना किसी भी धर्म को नहीं मानते वो भी लोग रहते हैं, यानी कि सभी प्रकार के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ क्लोथिंग कल्चर अलग है, हमारे यहाँ फूडिंग कल्चर अलग है। आप साउथ में जाएंगे तो आपको लुंगी और जो चावल से बना हुआ आइटम आपको बहुत खाने को मिलेगा। तो तमाम प्रकार से लोग यहाँ रहते हैं। कुल मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डाइवर्सिटी हमारे भारत देश में कितनी है। ठीक है, मैं भी वहाँ पे था तो सर भी बता रहे थे कि इतने लोग अलग अलग कंट्री से जब एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने आते हैं तो भी हम बोल सकते हैं कि आपके इंस्टीट्यूशन में कितनी डाइवर्सिटी है। एक कोचिंग में अगर दिल्ली की किसी कोचिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जितने भी जो कंट्री में इतने सारे स्टेट्स हैं, वहाँ से सारे बच्चे वहाँ पर तैयारी करने के लिए आते हैं। तो हमारे कोचिंग में बहुत डाइवर्सिटी थी, हमको हर प्रकार का कल्चर हमको पता है कि ये बंदा पंजाब में क्या खाया जाता है, क्या साउथ इंडिया में क्या। मेरे एक रूम पार्टनर ही केरल के थे। तो राइट, तो हम समझते हैं कि डाइवर्सिटी कितनी है। अब इस डाइवर्सिटी में आप ये समझिए, आप जब एक कॉलोनी में रहते हैं, आप अपने लाइन में रहते हैं, तो आपके पड़ोसियों में झगड़ा होता है कि नहीं होता? आपके पड़ोसियों में भी झगड़ा होता होगा। कोई किसी बात को लेके झगड़ा होता होगा, कोई किसी बात को लेके झगड़ा होता होगा। आप एक फैमिली में रहते हैं, आपके भाई बहनों में कितना झगड़ा होता है, तो आप किसके पास जाते हैं? यानी कि आपके घर में कानून किसका चलता है? माता जी या पिताजी या दादाजी का चलता होगा। तो सबको मेंटेन करने का काम जो है वो आपके दादाजी, माताजी या पिताजी, शायद उनमें से कोई एक करता होगा। आपके रूल्स बने होंगे आपके घर में। तो उसी प्रकार से हमारे देश भर में इतने सारे लोगों का कन्फ्लिक्ट, हमारे देश भर में इतने सारे लोगों का कन्फ्लिक्ट, ठीक है, उनको सॉल्व कैसे किया जाए, लोगों में आपस में झगड़ा ना हो, लोगों का डेवलपमेंट कैसे हो, इस पे भी संविधान में विचार किया गया है। ठीक है, और लोगों की ड्यूटीज क्या होंगी, इस पर भी संविधान में विचार किया गया है। राइट, सरकार की ड्यूटी क्या होंगी? भाई पता चले कि आपकी सरकार सारे राइट्स ही छीन ले, आपको बोल दे कि नहीं, आपको तो सांस लोगे तो आपको 1 घंटे का 1 रुपया देना पड़ेगा। सांस लेने का 1 रुपया, 1 घंटा का लगेगा। कितना रुपया? 1 रुपया। तो आप क्या बोलोगे भाई? आप किसके पास जाओगे? तो उसके लिए संविधान ने ही, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही क्या बनाया है? जुडिशरी बनाई है, जुडिशरी बनाई है। ठीक है, सरकार कोई लॉ बनाती है तो भैया सरकार में जो विधायक लोग हैं वो थोड़ी ना घर घर जाके वो लॉ को फॉलो करवाने वाले हैं। भाई फॉलो करवाने के लिए एक बॉडी होगी, एक एग्जीक्यूटिव होगा, है ना, कार्यपालिका के लोग होंगे। किसके? कार्यपालिका के लोग होंगे। तो उसकी भी व्यवस्था संविधान में की गई है। राइट, उसकी भी व्यवस्था संविधान में की गई है। ठीक है, और सरकार क्या कानून बनाए, किन बातों को ध्यान में रखे, उसकी भी व्यवस्था डीपीएसपी में की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपने पढ़े हैं ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उनमें भी सरकार ने व्यवस्था की, संविधान ने व्यवस्था की है। तो संविधान की महत्व तो समझो। आप किसी को यदि पढ़ाई का राइट मिल रहा है, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, आपको सरकार में क्या चल रहा है,
उसकी जानकारी के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी संविधान की ही देन है, संविधान में ही तो है व्यवस्था। मतलब ये हालांकि 2005 में आया है, वो आप कमेंट में मत बताना कि 2005 में आया सर, संविधान में कैसे हो गया। संविधान में मतलब एक व्यवस्था तो थी, ये एक बोला तो गया है कि आपको जानने का अधिकार है उसके लिए कानून अभी लेकर आए। तो तमाम प्रकार की बातें, उसके लिए संविधान हमारे लिए बहुत आवश्यक है, राइट। तो अभी इसको अगर लीगल डेफिनेशन में देखें तो क्या ये कहती है लीगल डेफिनेशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव लीगल डॉक्यूमेंट है, यानी कि पूरे विश्व में इससे ज़्यादा, इससे वास्ट कॉम्प्रहेंसिव लिखित यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट अभी तक किसी भी देश के पास नहीं, या यहाँ तक कि अमेरिका के पास नहीं है। अमेरिका अपने आप को विश्व वो बोलता है ना कि हम वर्ल्ड पावर हैं, वर्ल्ड पावर बोलता है ना अपने आप को अमेरिका, उसके पास लीगल इतना लिखा डॉक्यूमेंट नहीं है। क्यों? यदि मान लीजिए उसके यहाँ प्रॉब्लम भी देखो कितनी खड़ी हो जाती हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ नहीं होती, ऐसा नहीं है कि संविधान इतना लीगल रिटर्न डॉक्यूमेंट, कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट बनाया गया है तो देश में समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं हमारे देश में भी आएंगी और समस्याएं आती हैं और आई हैं तो उसी के लिए तो ये अमेंडमेंट किया जाता है। भाई कोई भी चीज़ स्थायी तो होती नहीं है। आज मान लीजिए आपने एक ड्रेस खरीदी है तो 10 साल बाद के वो ड्रेस आपको फिट आएगी, को बदलना पड़ेगी। और मान लीजिए कोई सपोज आपने एक महंगी गाड़ी ली है तो 2-5 साल बाद तो दिक्कत आती है ना, तो उसमें आप कुछ तो चेंज करवाते हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई भी करवाते हो। तो आप अपनी सुविधाएं के अनुसार मॉडिफिकेशन करवाते हो। तो देश में भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, उनमें बदलाव करना पड़ता है। उनमें से हमारे एक संविधान भी है, तो संविधान में भी बदलाव करना पड़ता है, ठीक है। तो संविधान में भी बदलाव करना पड़ता है। अभी हम देखते हैं कि संविधान में जो बदलाव किया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आएगा और कोई भी व्यक्ति कुछ भी बदलाव कर देगा, सरकार जिसकी आई वो अपने हिसाब से बदलाव कर देती है, ऐसा भी नहीं है। इसमें भी कुछ व्यवस्थाएं हैं। और संविधान के जो संविधान निर्माता थे वो भी बहुत इंटेलिजेंट थे, आप समझते हैं इस बात को, वो भी बहुत इंटेलिजेंट थे। वो इतने इंटेलिजेंट थे, उनको पता था कि आज हम जो देश के लिए संविधान बना रहे हैं, हो सकता है 10 साल बाद 20 साल बाद उसमें बदलाव की आवश्यकता हो। इसलिए हमारे संविधान में जो व्यवस्था है वो हमारा जो संविधान में जो बदलाव की व्यवस्था है, जिसे अमेंडिंग बोलते हैं, अमेंडिंग पावर, वो जो अमेंडिंग नेचर है वो ना तो रिजिड है। देखो इसको लिखूं कहाँ मैं, 1 मिनट, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। तो जो संविधान में जो बदलाव की व्यवस्था है वो तो ना रिजिड है, ठीक है, इतनी कठिन भी नहीं है लाइक अमेरिका, यूएसए। यानी कि हमारे संविधान में बदलाव किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। हमारा संविधान फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ना तो रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है, इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है। किसकी तरह? ब्रिटिश की तरह, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह, वहाँ के पार्लियामेंट की तरह ये फ्लेक्सिबल भी नहीं है। क्योंकि ब्रिटिश में क्या होता है कि कोई भी कानून हो वो बहुत ही कॉमन सिंपल मेजोरिटी से वो पास कर लिया जाता है। और अमेरिका में बहुत ही कठिन व्यवस्था है, कोई भी संविधान में बदलाव करना है तो उसकी बहुत ही कठिन व्यवस्था है, तो वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी लगती है, ठीक है। तो हमारा जो संविधान है उसका नेचर ही क्या है, हमारा संविधान दोनों से मिला हुआ है। यानी कि हमारा संविधान है ब्लेंड ऑफ बोथ। ये समझ में आया आपको? ब्लेंड ऑफ बोथ का मतलब क्या है? ब्लेंड ऑफ बोथ यानी कि दोनों का मिला जुला, ना तो इतना रिजिड है कि भैया बहुत समय लग जाए बदलाव करने को या बदलाव ही ना कर पाए, क्योंकि देश में डाइवर्सिटी आप समझते हैं और विभिन्न बहुत सारी पार्टियां हैं यहाँ पे, तो बदलाव ही ना हो पाए, कोई पार्टी अपना वोट ही ना डाले, है ना। ना तो इतना रिजिड है और ना ही इतना फ्लेक्सिबल है कि कोई भी पार्टी आकर मेजोरिटी में वो बहुत ही तुरंत एकदम क्विक वे में आई, बस फटाक से उन्होंने बदलाव किया और अपने आइडियोलॉजी के तहत
अपने एजेंडा के तहत उन्होंने प्रोपेगेंडा ना चला पाए। इस प्रकार से इसमें इस संविधान में हमारे जो संविधान निर्माता थे उनमें से बहुत सारे लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। उनमें से एक थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। ये वो क्या थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे। क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उनका एक कोट है, बहुत ही फेमस कोट है, आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यानी कि वह ऐसे धर्म को मानते हैं जिसमें जो धर्म लिबर्टी सिखाता हो, इक्वालिटी सिखाता हो, फ्रेटर्निटी सिखाता हो। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बोलता हूँ, आप एक काम कीजिए, आपके घरों में यदि आपके धर्म ग्रंथ रखे हों, ठीक है, किसी के यहाँ गीता हो सकती है, किसी के यहाँ बाइबल हो सकती है, किसी के यहाँ कुरान हो सकती है, किसी के यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब हो सकते हैं, किसी के यहाँ धम्म पिटक हो सकते हैं, जो बुद्धिस्ट जो धर्म ग्रंथ होते हैं, उसके बगल से, और जितने भी तमाम धर्म हैं उनके अपने अपने एक धर्म ग्रंथ होते ही है, उस धर्म ग्रंथ के बगल से ये भी आप रखना शुरू कर दीजिए, ये भी आप रखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये जो संविधान है आपको वो सारी चीजें देता है जिसकी आपको बहुत आवश्यकता होती है। आपको राइट्स, आपको हर प्रकार के राइट्स आपको देता है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए कि इसमें भी बदलाव की आवश्यकता होती है। बहुत सारे चेंज, नए लोग होते हैं, नई जनरेशन आ रही है, तो बहुत सारे बदलाव की आवश्यकता होती है। अभी हम देखते हैं कि अंडर आर्टिकल 368 के तहत देश में बदलाव किया जाता है, संविधान में बदलाव किया जाता है। अंडर आर्टिकल 368 के तहत, अंडर आर्टिकल 368 के तहत संविधान में बदलाव किया जाता है। किसके द्वारा? क्योंकि इसमें जो अमेंडिंग पावर है वो पार्लियामेंट के पास में है। किसके पास में अमेंडिंग पावर है? वो पार्लियामेंट के पास में। अमेंडिंग पावर है वो पार्लियामेंट के पास में। किसके पास में? पार्लियामेंट के पास में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए फैक्चुअल हो गया। पार्लियामेंट यानी कि यूनियन पार्लियामेंट ऑफ स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबलीज के पास में ये पावर नहीं होती है। तो अंडर आर्टिकल 368 के तहत संविधान में बदलाव किया जाता है। ये प्रोसीजर के लिए इसमें व्यवस्था है। क्या प्रोसीजर रहेगा अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को? राइट, प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इट लेज डाउन वेरियस स्टेप्स दैट नीड टू बी फॉलोड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो प्रोसीजर है इसको फॉलो करना ही पड़ता है पार्लियामेंट को, ये संविधान में बदलाव करने के लिए। प्रोसीजर क्या है? द पार्लियामेंट में अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, यानी कि संविधान में कुछ जोड़ा जाता है, जोड़ा जा सकता है। ठीक है, संविधान में कुछ बदलाव किया जा सकता है, वेरिएशन किया जा सकता है, कुछ को किसी बहुत सारे आर्टिकल को हटाया जा सकता है। जैसे कि आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी था, तो संविधान उसको फंडामेंटल राइट, ये चूंकि ये फंडामेंटल राइट था, इसको हटा के नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बदला और इसको आर्टिकल 300A में इसको डाल दिया गया। यानी कि यहाँ से हटा के यहाँ डाला, तो इस प्रकार से वहां से हटा के वहां भी चेंज भी कर देते हैं, वेरिएशन कर देते हैं, राइट, और रिपील भी कर देते हैं। बहुत सारे आर्टिकलों को हटा दिया गया। ये प्रोसेस रहती है। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड। अब देखिए ये पार्लियामेंट में कहाँ पे लाया जा सकता है? कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल।
यानी केवल बिल के माध्यम से ही संविधान में बदलाव संभव है। किसी भी हाउस में, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में ये बिल लेके आया जा सकता है। यहाँ पे एक बात नोट करना, यहाँ पे किसी प्राइवेट मेंबर भी ये बिल लेके आ सकते हैं, प्राइवेट मेंबर भी बिल लेके आ सकते हैं। हु इज प्राइवेट मेंबर? हु इज नॉट अ मिनिस्टर। कौन? जो मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, जो मिनिस्टर नहीं है वो भी इंट्रोड्यूस कर सकता है संविधान में बदलाव के लिए। द बिल मस्ट बी पास्ड, द बिल मस्ट बी पास्ड। इस संविधान को यदि संविधान में बदलाव करना है तो जो बिल है वो मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अब इसमें हम देखेंगे कि किसमें स्पेशल मेजोरिटी लगती है, किसमें सिंपल मेजोरिटी लगती है। सारा खेल मेजोरिटी का है भैया। देखो एक बात याद रखो, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज द गेम ऑफ नंबर्स। ये बात समझ में आई आपको? डेमोक्रेसी इज द गेम ऑफ नंबर्स। इसका क्या मतलब है? जो लोकतंत्र का जो खेल है वो सारा नंबर्स पे टिका हुआ है। कैसे? सरकार बनानी है तो आपको एक मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। आपको बिल पास करवाना है तो एक मेजोरिटी चाहिए, है ना। आपको अपनी पार्टी का स्टेटस दिलवाना है तो एक मेजोरिटी से वोट आनी चाहिए, आपकी सीट आनी चाहिए। नेशनल पार्टी बनाना है तो ये मेजोरिटी। सारा खेल नंबर्स का ही तो है। तो वो एक मेजोरिटी, अब वो मेजोरिटी क्या होगी? मेजोरिटी क्या होगी? मेजोरिटी शुड बी, मेजोरिटी मस्ट बी, यहाँ पे मस्ट का उपयोग हुआ। मेजोरिटी मस्ट बी नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन द प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब किसी अगर एक, मान लीजिए राज्यसभा में कोई बिल लेकर आए तो उस राज्यसभा में भी प्रेजेंट जितने लोग हैं और जितने वोट करेंगे, ठीक है, उसके मतलब वो टू थर्ड होना चाहिए, जिसकी जो उसमें संख्या है। ठीक है, कितनी संख्या है ये कमेंट में बताएंगे आप लोग। कमेंट में भी करके बताइए राज्यसभा में कितनी संख्या है, राज्यसभा में सीटें कितनी है ये बताइए जरा। अभी आप टोटल सीट्स कितनी है राज्यसभा में ये बताइए जरा, कमेंट करके बताइए। गूगल मत करने लग जाना। आप लोग कमेंट नहीं, कमेंट तो कीजिए भैया। दो सौ पैंतालीस लोकसभा में, लोकसभा की तो बता दीजिए, चलिए बता दीजिएगा। तो उसका, उस हाउस का प्रेजेंट एंड वोटिंग टू थर्ड मेजोरिटी होना चाहिए। बिल आफ्टर द बिल हैज बीन पास्ड, यदि बिल जो पास हो चुका है दोनों हाउसेस से, राइट, तो दोनों हाउस में पास होना होता है। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में पास हो गया या फिर लोकसभा में पास हो गया और जाके सीधे प्रेसिडेंट जी के पास में चले गए कि दीजिए इस पे लगाइए अपना सील चक्का, हम पास करवा के लेके आए। ऐसा नहीं होता वहां पे। फिर उसके बाद जब पास दोनों हाउसेस में पास हो जाता है तो ये जाता है प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट के पास में ये जाता है उनके कंसेंट, उनके सील साइन सिक्का लगने के लिए, मोहर लगने के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना मोहर लगने के लिए। क्या बोलते हैं? जैसे मोहर लगने के लिए। इफ द प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट टू द बिल देन बिल बिकम्स एन एक्ट। और यदि नहीं देते हैं, देना, देखो एक बात आपको बताऊं, यहाँ पे प्रेसिडेंट को, यहाँ पे ना प्रेसिडेंट को अपना कंसेंट देना ही पड़ेगा। यहाँ पे उनका कंसेंट देना ही पड़ेगा। यहाँ पे उनको मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो देना ही देना है।
देयर इज नो प्रोविजन फॉर रेफरेंडम। हमारे भारत देश में, हमारे भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार का रेफरेंडम की कोई व्यवस्था नहीं है। ये बाहर के देशों में, यूरोप की कंट्रीज में पाई जाती है, जैसे आपका आयरलैंड, आई थिंक आयरलैंड में ये पाई जाती है, आप एक बार चेक कर लेना। Therefore, amendments to the Constitution can only be made through the above procedure। केवल जो प्रोसीजर ऊपर बताइए, क्या प्रोसीजर ऊपर बताइए, क्या प्रोसीजर ऊपर बताइए। एक तो आप किसी भी हाउस में आप बिल लेकर आ सकते हैं, बिल लेकर आएंगे तभी आपका अमेंडमेंट होगा, तो बिल के माध्यम से अमेंडमेंट हो सकता है। दूसरा, प्राइवेट मेंबर भी इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है किसी भी हाउस में। 2/3 मेजोरिटी आपकी बिल की, ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। आप जिस हाउस में लेके आ रहे हैं वहां भी आपको ईच प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3 मेजोरिटी लेके आना है, और फिर दूसरे हाउस में भेजा जाएगा, यानी कि या लोकसभा या राज्यसभा, दोनों कहीं भी जाता है 22 वर्षा, तो वहां पे प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के पास में ये मामला जाता है कि दोनों तरफ से साइन होके आ गए हैं, आपकी साइन के बाकी है, तो वो प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं। रेफरेंडम की कोई व्यवस्था है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख लें, कुछ बिल्स है, कुछ प्रोविजंस है, सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, यानी कि संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्था है, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसके माध्यम से आप जो जो ये अमेंड किया जाता है, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर आप अमेंड नहीं कर सकते, यानी कि ये इसकी क्या होगी, इस स्कोप है यहाँ पे खत्म हो जाता है, यानी कि संविधान को यहाँ पे अमेंड करने का जो स्कोप है वो यहाँ खत्म हो जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे टच नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देख लेना बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि देखो फेडरलिज्म क्या होता है, राइट। जो आपका सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, और द इंडिपेंडेंस है, और जो जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। हमने बताया भी था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। अभी हम देखते हैं कि संविधान में वो कौन सी चीजें हैं, संविधान में वो कौन सा पार्ट है, किस पार्ट को स्पेशल मेजोरिटी के साथ में पास किया जा सकता है। मैंने आपको क्या बताया था कि तीन प्रकार से अमेंड किया जाता है। एक तो पहला हो गया सिंपल मेजोरिटी से, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी से, तीसरा हो गया स्पेशल मेजोरिटी विथ एटलीस्ट ये चीज ना यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। एटलीस्ट जो कंसेंट चाहिए हाफ ऑफ दिस स्टेट्स की। स्टेट्स असेंबली, ठीक है। तो क्या इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, देखो, एक तो सिंपल मेजोरिटी से हमने ये देखेंगे कि कौन कौन से जो संविधान में बदलाव किस किस कौन कौन से आर्टिकल में, कौन से पोर्शन में सिंपल मेजोरिटी से बदलाव किए जा सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि स्पेशल मेजोरिटी से किस किस पार्ट में बदलाव किए जा सकते हैं। तीसरा है कि स्पेशल विथ हाफ कंसेंट लेना होता है। अन्य जो 15 जैसे 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों में से आधे राज्यों से एक ज्यादा उनका कंसेंट जरूरी होता है। किसी कुछ स्पेशल बिल होते हैं, स्पेशल प्रोविजन है हमारे संविधान में, उनको पास करने के लिए। जैसे कि आर्टिकल 54 है, आर्टिकल 55 है, आर्टिकल 73 है, अनुच्छेद 162, 241, ये जो आर्टिकल हैं चैप्टर 5 से 4 5, जो पार्ट 5 चैप्टर 5, पार्ट 6 चैप्टर 1, तो इनमें क्या है कि एनी
of the list in the 7th schedule. Representation of states in parliament. Provisions of this article, the amendment shall also required to be ratified by the legislatures of not less than half of the states by resolution. मतलब कि जो स्पेशल मेजोरिटी से पास होने वाले कुछ आर्टिकल्स होते हैं वो स्पेशल मेजोरिटी से होते हैं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो उनको स्पेशल मेजोरिटी विथ हाफ ऑफ द स्टेट्स उनको पास करवाना पड़ता है. Nothing in this article, nothing in Article 13 shall apply to any amendment made under this process. देखिए यहाँ पे हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार की व्यवस्था है जिनके माध्यम से अमेंडमेंट किया जाता है, और ये 3 में से पहली है कि सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट किया जाता है. इसमें अभी हम आगे देखने वाले हैं सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट कौन कौन से अमेंडमेंट होते हैं. ये होते हैं सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस फॉर सम अमेंडमेंट्स टू बी मेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी. ठीक है, वो जैसे कि संविधान में यदि बदलाव करना है, एडमिशन करना है, या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट, यानी कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एग्जांपल एमपी और छत्तीसगढ़ जो था उसको अलग किया गया. ठीक है, 2000 में, 2000 सन 2000 में. ठीक है, 2000 रुपए में नहीं, सन 2000 में. ठीक है, ईयर 2000 में आई थिंक, है ना, 2000 में किया था ना, ये कमेंट करके बताना. झारखंड और बिहार को अलग किया. ठीक है, अलग अलग स्टेट बनाया, है ना. आंध्रा और तेलंगाना, तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो अलग किए जाते हैं और एक भी मिलाया जा सकता है. तो ये सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से ये बदलाव किए जाते हैं संविधान में. तो फिर दूसरा है फॉर्मेशन और एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि ये आपको पता है कि कुछ टाइम पहले मध्य प्रदेश में, एमपी में भी जो विधान परिषद होता है, तो वो विधान परिषद अभी बिहार में है और आपके महाराष्ट्र में है और आपके यूपी में है. बिहार, महाराष्ट्र, यूपी. ठीक है, आप ये लिस्ट आप एक बार देख लेना कि किस किस राज्य में अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं. जो जैसे सदन होते हैं ना, 2 सदन होते हैं. एक पार्लियामेंट के क्या कौन कौन सदन होते हैं, एक तो राज्यसभा, दूसरा लोकसभा. तो उसी प्रकार से राज्य में भी एक तो विधानसभा होती है, विधानसभा, दूसरी विधान परिषद. ठीक है, तो एमपी में थी तो सरकार के माध्यम से ये हटा दी गई. केंद्र में सरकार थी, उनके माध्यम से हटा दी गई. कई राज्यों से हटाई है, कई राज्यों में जोड़ी गई है. तो ये भी किसके माध्यम से, सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से. सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से ये बदलाव किया जाता है. कोरम इन पार्लियामेंट, ये कैसा कोरम रखना है उस प्रकार से, उसमें रूल्स रेगुलेशन में बदलाव, ये भी सिंपल मेजोरिटी से किए जाते हैं. सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो सांसद होते हैं वो अपनी सैलरी बढ़ा या घटा सकते हैं, अलाउंसेस बढ़ा या घटा सकते हैं, वो बदलाव कर सकते हैं सिंपल मेजोरिटी से. राइट. प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. राइट, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं उनकी सीमाएं इधर उधर करना, वो सारे सिंपल मेजोरिटी से की जाती हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज इन पार्लियामेंट, यानी कि आपका दिल्ली एक यूटी है. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी है. तो इसमें कितना रिप्रेजेंटेशन होगा उस यूटी में, उस जो आपका केंद्र शासित राज्य है, तो इस प्रकार से उसमें भी सिंपल मेजोरिटी से बदलाव किया जाता है.
मैटर्स रिलेटेड टू यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इस प्रकार से ये जो मैटर है, शायद ये देखना थोड़ा सा यहाँ गलती से तो नहीं आ गया, एक मिनट, अभी आगे देख लेंगे। अमेंडमेंट्स बाय स्पेशल मेजोरिटी, अभी हमने देखा सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से किस प्रकार से संविधान में बदलाव किया जाता है। अभी हम देखेंगे कि जो अमेंडमेंट है वो स्पेशल मेजोरिटी से कौन कौन से पार्ट को बदला जाता है। उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। यानी कि हमारे ये बात तो तय है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनको सिंपल मेजोरिटी से नहीं बदला जा सकता, सिंपल मेजोरिटी की प्रोसेस से नहीं बदला जा सकता, उनके लिए स्पेशल मेजोरिटी ही चाहिए। एक्सेप्ट दोज प्रोविजंस, अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है कि दोज प्रोविजंस विच आर अमेंडेबल बाय ऑर्डिनरी जो मेजोरिटी है, यानी कि एक तो फंडामेंटल राइट्स हो गए आपके, दूसरे फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, तीसरे वो अमेंडमेंट्स जो कि सिंपल मेजोरिटी से अमेंड नहीं किए जा सकते, संशोधित नहीं किए जा सकते, वो इससे स्पेशल मेजोरिटी से किए जाएंगे, ठीक है। रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी फॉर अमेंडमेंट, यानी कि जो सिंपल मेजोरिटी से चेंज होने वाले जो बदलाव हैं वो उनकी अलग लिस्ट है। यदि उनमें वो लिस्ट में ये जो कैटेगरी में नहीं आते कुछ प्रोविजंस, कुछ आर्टिकल्स, वो यहाँ बदले जा सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी से, राइट। तो द अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ 2/3 of the members of each house present and voting. Such majority must exceed 50% of the total membership of the house. Amendment by special majority. Amendment by special majority of the parliament. अभी देखो ये तीसरे कैटेगरी का जो अमेंडमेंट प्रोसेस है वो इस प्रकार से, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि एक तो आपकी सिंपल मेजोरिटी हो गई, ये एक प्रोसेस है, दूसरी आपकी स्पेशल मेजोरिटी प्रोसीजर से, राइट। तीसरी भी होती है स्पेशल मेजोरिटी, उसमें भी लगती है, सेम यही प्रोसेस होती है, बट थोड़ी सी और क्या एक्स्ट्रा जुड़ जाती है कि ये हमारे 28 राज्य हैं, उनके हाफ, यानी कि जितने राज्य हैं, मान लीजिए आगे भविष्य में कोई और राज्य बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, तो आप इतना समझिए कि जो जितने भी राज्य होते हैं उसके हाफ, यानी कि उनके यहाँ पे उनको डिवाइड कर दिया जाता है +1, यानी कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, यानी कि हाफ ऑफ द स्टेट्स की जो रेटिफिकेशन है वो जरूरी होती है। इसका सिंपल सा उदाहरण है जीएसटी बिल। हमारा जो जीएसटी बिल था हमारा वो ऐसे ही पास हुआ था, पहले स्पेशल मेजोरिटी से पास हुआ, क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी में स्टेट्स को क्यों लिया जाता है, सवाल ये है ना, स्पेशल मेजोरिटी में ये स्टेट्स को क्यों लिया जाता है, क्योंकि वो बिल जिनमें फेडरल स्ट्रक्चर प्रभावित होता हो, फेडरल स्ट्रक्चर प्रभावित होता हो, यानी कि आप कोई ऐसा मान लीजिए बिल लेके आएंगे जीएसटी, उसमें क्या था कि अलग अलग राज्य हैं, उसका जो टैक्स कलेक्शन है वो सरकार भी मिलकर करेगी, केंद्र सरकार, वो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा जो इकोनॉमी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो राज्य और केंद्र राज्यों में होना है, ठीक है। तो उसमें यदि उनकी सहमति नहीं ली जाएगी तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, फिर फेडरल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, ठीक है। तो इसलिए ये 3 प्रकार की अमेंडिंग प्रोसेस बनाई है, हमारे संविधान में निहित हैं। आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 में ये 3 प्रकार की अमेंडिंग प्रोसेस हैं, एक तो सिंपल मेजोरिटी, दूसरी स्पेशल मेजोरिटी, तीसरी स्पेशल प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स की उनकी सहमति जरूरी होती है, उनके भी असेंबली में पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है सीएम ने कह दिया कि बस हो गया, सीएम के कहने से कुछ नहीं होता, उनके भी ये बिल जाएगा, उनके असेंबली में पास होगा, उनके असेंबलीज में पास होना चाहिए, जिस राज्य में भी जाएगा उनके असेंबलीज में भी पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से तो ये प्रोसेस है। अभी ये आप समझिए
दोज प्रोविजंस विच रिलेट टू द फेडरल स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया कि फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि शेयरिंग ऑफ पावर्स, शेयरिंग ऑफ पावर्स, ठीक है, शेयरिंग ऑफ पावर्स। यानी कि हमारे भारतीय संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल है आपकी यूनियन एंड स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। और तीसरी क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि राज्यों केंद्र दोनों में नहीं है, वो केंद्र इसमें कॉन्करेंट में है। कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें भी कुछ लिस्ट है। राज्य में लिस्ट होती है सब्जेक्ट्स जिस पे कानून बना सकती है केंद्र सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार किन किन उस पे कानून बना सकती है, उसकी केंद्र की लिस्ट अलग है। राज्य की अलग लिस्ट है कि राज्य सरकार किस किस पे कानून बना सकती है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर ये राज्य का विषय है, राज्य का विषय है। पुलिस सिस्टम पूरा राज्य के अंडर में होता है, ठीक है, पुलिस सिस्टम पूरा राज्य के अंडर में होता है। रेलवे केंद्र सरकार के होता है। आपने सुना है क्या इस राज्य में किसी राज्य का राज्य रेल मिनिस्टर कोई बनता है? नहीं सुना होगा, क्योंकि राज्य का वो विषय है ही नहीं, है ना। आपने महारानी मूवी देखी है? उसमें आप एक ये डायलॉग है महारानी मूवी में, वो एक्ट्रेस होते हैं, वो बोलती हैं कि हमको क्योंकि बिहार की वो मूवी बिहार बेस्ड है वो सीएम पे, तो बोलती है हमको रेल मिनिस्टर बना दीजिए। तो आईएएस ऑफिसर वो हंसते हैं, वो ये कहते हैं मैडम हमारे ये राज्य का विषय नहीं है ना। तो जो चीजें आप मूवीज में देख रहे हो वो भी थोड़ा नोटिस कीजिए। तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन जो है उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर फैसला लेती हैं, उन पर दोनों ही कानून बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फेडरल स्ट्रक्चर। और चाइना में जो फॉलो किया जाता है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ चीजें, वरना आपको चीजें माइंड से ऊपर निकलेंगी। अच्छा ये इधर नहीं आ पाएगा, कोई बात नहीं। देखिए फेडरल स्ट्रक्चर, यूनिटरी स्ट्रक्चर, चाइना में जो है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर है, यानी कि सारा केंद्रीकृत। हालांकि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी फेडरल नाम का कोई शब्द का जिक्र नहीं किया गया। यानी कि भारतीय संविधान में आप कहीं भी फेडरल ये लिखा नहीं पाएंगे कि हमारा जो भारतीय जो लोकतंत्र है, भारतीय व्यवस्था है, पॉलिटी है, वो फेडरल पॉलिटी है। आप भारत में आर्टिकल फर्स्ट में जबकि आप देखेंगे आर्टिकल फर्स्ट, वी इंडिया इज एन यूनियन ऑफ स्टेट, साफ साफ तो लिखा है यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि हमारे जो संविधान में जो लिखा है वो तो यूनियन लिखा है, परंतु हमारी जो प्रैक्टिकल रूप में हमारी जो लिस्ट बटी हुई है, देखो यदि यूनियन टोटल होता तो ये लिस्ट हम क्यों बांट के रखते? सारे जो कानून है वो तो केंद्र सरकार बनाती फिर, है ना। तो प्रैक्टिकल वे में, प्रैक्टिकली हमारा भारतीय लोकतंत्र जो है, हमारी जो इंडियन पॉलिटी है, पॉलिटिकल व्यवस्था है, वो फेडरल नेचर की है, राइट। और संवैधानिक अगर भाषा में बात की जाए तो यूनिटी नेचर की है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो इसलिए बहुत सारे स्कॉलर्स का अपना अपना मत है। कई लोग भारतीय लोकतंत्र को, भारतीय जो पॉलिटी को सेमी फेडरल भी बोलते हैं, ठीक है, क्वाजी फेडरल भी बोलते हैं, और तमाम प्रकार की वो अपनी अपनी व्याख्याएं देते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको। अभी इस जो हम बात कर रहे थे तीसरे प्रकार के अमेंडिंग प्रोसेस की, उसमें एक तो ये है कि जब भी आपको कुछ बदलना होगा तो फेडरल नेचर से संबंधित कुछ बातें होंगी
जैसे कि जो शेड्यूल 7 है, आई थिंक शेड्यूल 7 ही है। शेड्यूल 7 है। तो शेड्यूल 7 यानी कि जो सूची 7 है, सूची 7 में बदलाव करना होगा। यानी कि फेडरल नेचर है, उसमें यदि कोई बदलाव करना होगा तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ में हाफ ऑफ द स्टेट जो है देश भर में, उनकी भी सहमति जरूरी है, उनका भी रेटिफिकेशन आवश्यक है। ठीक है, तो मैं आपको जो बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ में समझा रहा हूँ, आपको ये शायद ही कोई समझाए एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण, क्योंकि उनको लगता है कि केवल उन्होंने क्या है कि बुक्स पढ़ ली है, और बुक्स पढ़ने के बाद उनको एकदम स्पष्ट नहीं है कि उनको अगर ये बात बोल देंगे तो कहीं ये गलत तो ना होगा, तो बच्चों में क्या जाएगा। परंतु आप जो एनालिसिस करता है उसको पता होता है, वो टीचर्स के साथ में डिस्कशन किया होता है उसने, जब भी एजुकेशन प्राप्त की होती है, और उसने एनालिसिस किया होता है कि एकदम डीप क्वेश्चन पूछे होते हैं, है ना। एक तो जेएनयू में तो आपको पता ही है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जाती है, तो और डीयू में भी जो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे निकलते हैं। तो समझ में आ गया आपको, क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि बहुत ही क्वेश्चन, बारीक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारा नतीजा है, आप डिस्कशन करते हैं, आप एनालिसिस करते हैं सारी चीज़ों को कि किस प्रकार से ये हो सकता है, सर ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा आप भी अपने अंदर डेवलप कीजिए। तो जो फेडरल नेचर का जो भी बिल आएगा उसमें स्पेशल मेजोरिटी से लगेगा। दूसरा, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि ये पूरे देश को प्रभावित करता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पूरे राज्य के, जितने भी देश भर में जितने भी राज्य होते हैं, क्योंकि उनका इलेक्शन ही, देखो उनका इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, पहले तो आप ये बताओ। ठीक है, आप कमेंट में करके बताइए। आप कमेंट नहीं कर रहे हो भैया, कमेंट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। उनका जो इलेक्शन होता है उसमें एक तो राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा, प्लस अलग अलग स्टेट्स की विधानसभाएं, ठीक है, विधानसभाएं, ये तीनों ही तो भाग लेते हैं। तो ये जो विधानसभाएं जो भाग ले रही हैं, इसका मतलब है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उन पर उनका भी अधिकार है। तो जब भी उनके इलेक्शन से संबंधित कोई भी बदलाव किया जाएगा तो हाफ ऑफ द स्टेट्स की उसमें सहमति ली जाएगी। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन और द स्टेट्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश भर का होता है, हाई कोर्ट उनमें बदलाव किया जाएगा तो पूरे देश भर की सहमति ली जाएगी। अलग अलग स्टेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर और यूनियन, बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट और इटसेल्फ, आर्टिकल 368 को भी यदि बदलाव करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा, ये कोई छोटा मोटा आर्टिकल नहीं है, ये भी बहुत बड़ा आर्टिकल है, ठीक है। पूरा देश का संविधान इससे बदला जाता है। इस आर्टिकल में ये शक्तियां हैं, ये पावर पार्लियामेंट को देता है कि आप ऐसे इस प्रकार से बदलाव कर सकते हैं। तो इसको भी यदि बदलना हो, इसमें भी कुछ चेंजेस लाने हो या घटाना बढ़ाना हो, तब भी हाफ ऑफ द स्टेट्स की इसमें सहमति लगती है। अमेंडमेंट जो कि किस पार्ट में नहीं किया जा सकता, भारत के किस पार्ट में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। भारत के किस पार्ट में, सॉरी, भारतीय संविधान के किस पार्ट में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आए तो आप क्या लगाओगे भैया, पार्ट 3, 4, 5। देखिए, स्कोप ऑफ अमेंडेबिलिटी यानी कि संशोधन करने का जो क्षेत्र है वो यहाँ सीमित हो जाता है। संशोधन करने का जो क्षेत्र है वो यहाँ सीमित हो जाता है। दी सेकुलर कैरेक्टर, देखो ये पूरा जितना भी है, आप ये समझ लीजिए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर्स है, ठीक है। कि क्या है? बेसिक फीचर्स है।
तो जितना भी ये अभी डिस्कस करेंगे हम सारा बेसिक फीचर्स है। दी सेकुलर कैरेक्टर यानी कि संविधान का जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें सेकुलर, देखो पहले तो हम एक चीज समझते हैं, सेकुलर का मतलब क्या होता है। सेकुलर का मतलब होता है, एक तो दो डेफिनेशन पूरे उसमें है। जो भारत में जो सेकुलरिज्म वो फॉलो किया जाता है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म फॉलो किया जाता है। जो अन्य राज्यों में जो सेकुलरिज्म, जो भारत से बाहर कंट्रीज में सेकुलरिज्म फॉलो किया जाता है वो नेगेटिव सेकुलरिज्म फॉलो किया जाता है। ठीक है, नेगेटिव क्या होता है कि स्टेट जो है, स्टेट यानी कि राज्य यानी देश की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, स्टेट और रिलीजन ये आपस में टकराएंगे नहीं, इनका मतलब ये अलग अलग रहेंगे। ठीक है, इनको अलग किया गया, यानी कि स्टेट किसी भी धर्म का यहाँ सपोर्ट नहीं करेगा। स्टेट किसी भी धर्म का यहाँ सपोर्ट नहीं करता। कहाँ पर ये कहाँ पर ये कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है? भारत से बाहर। ठीक है, विदेशों में फॉलो किया जाता है। ठीक है, अगर भारत की यदि हम बात करें तो स्टेट जो है यानी कि देश, कंट्री जो है, स्टेट, कंट्री, इंडिया, वो सभी धर्मों को सम्मान करती है, सभी धर्मों का सम्मान। ठीक है, सभी धर्मों का सम्मान करती है। सभी धर्म उसके लिए एक जैसे बराबर हैं, किसी भी धर्म को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकती। ये संविधान में लिखा हुआ है। सेकुलर कैरेक्टर जो है हमारे भारतीय संविधान का सेकुलर कैरेक्टर है, यानी कि संविधान ये कहता है कि किसी भी सरकार, जो भारत में कोई भी सरकार आ जाए, किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार, वो किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं कर सकती, किसी एक धर्म को वो बढ़ावा नहीं दे सकती। यानी किसी एक धर्म पे अब वो बढ़ावा कैसे दिया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। बढ़ावा देने का अर्थ क्या होता है कि मान लीजिए किसी धर्म पर कोई एक यहाँ पे कोई एक धर्म है, रुकिए एक मिनट इसको चेंज कर लेते हैं। कोई एक धर्म है, मान लीजिए डैश कोई धर्म है, तो उस धर्म पे ये ऐसा नहीं होगा कि सरकार उस पे स्पेशल कोई टैक्स इम्पोज कर दे। या मान लीजिए कोई एक धर्म है, उस पे सरकार कोई मान लो उसको ग्रांट्स यानी कि बहुत सारा चंदा पूरा सरकार का खजाना लुटा दे और किसी धर्म पे रोक लगा दे, किसी धर्म को उसका प्रचार प्रसार ना होने दे, तो इस प्रकार से नहीं कर सकती सरकार, वो करना भी नहीं चाहिए। भारतीय संविधान में सेकुलरिज्म का ये कॉन्सेप्ट होता है, राइट। यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करना, ये सेकुलरिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये सेकुलरिज्म का जो कैरेक्टर है, देखो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक बात बताऊं, इसको आप अन्यथा नहीं लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमको सीखना है। भारत में भारत को यानी कि जो भारत है, भारतीय संविधान है, भारत है भारतीय संविधान, इसको आप किसी एक धर्म का नहीं बना सकते। यानी कि जो लोग ये बोलते हैं कि डैश 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 करके एक राष्ट्र बनाना है, तो वो संवैधानिक रूप से ही गलत है। संविधान में बदलाव किया नहीं जा सकता। संविधान में इस प्रकार का बदलाव का पहले ही लिखा हुआ है कि जो 3 प्रोसेस बताई गई हैं जो बदलने की, जो संविधान में बदलाव की, उसमें से ये तो किसी प्रोसेस से नहीं हो सकता। जो हम बात कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर की, ये क्या लिखा है, अमेंडमेंट इस पार्ट में तो किया ही नहीं जा सकता, अमेंडमेंट इस पार्ट में नहीं किया जा सकता, तो किसी भी एक धर्म का राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो हमारी जो भारतीय जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है, वो कैसे नेचर की है, वो सेकुलर नेचर की है। दूसरा, फ्रीडम, किसी की आज़ादी नहीं छीन सकते। ठीक है, जैसे हिटलर हुआ था ना, क्या हुआ था, हिटलर शाही आई थी, कहाँ पे, जर्मनी में हिटलर शाही आई थी। तो किसी भी धर्म की वो आज़ादी हम भारत में नहीं छीन सकते। किसी भी डिग्निटी, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो एक लाइफ, हर कोई व्यक्ति है वो डिग्निटी की लाइफ जीना चाहता है, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे चाय वाला हो, ठीक है, चाहे रद्दी वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पीएम हो, सीएम हो, राष्ट्रपति हो, तो सबको डिग्निटी का जो अधिकार है आर्टिकल 21 में उसको एक डिग्निटी वाली लाइफ जीने का अधिकार है। तो इसको भी खत्म नहीं किया जा सकता। किसी को आप स्लेव नहीं बना सकते, इसका सीधा शर्त है, किसी को आप स्लेव नहीं बना सकते, या राज्य यानी कि सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति को इंसल्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए तो
आपने देखा होगा कि किसी भी पुलिस वाले को किसी भी व्यक्ति को गाली गलौज या मारने का, ऐसे नॉर्मली मारने का कोई अधिकार नहीं होता। यदि उसको मान लो पनिशमेंट देनी होती है तो कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है। ऐसे यहाँ पे है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि हम डिस्कस कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी वो कितना जरूरी है उसको भी नहीं बदला जा सकता, उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है, और जुडिशरी, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया। लिमिटेड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा फेडरल कैरेक्टर है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, यानी कि शेड्यूल। अच्छा, दिख नहीं रहा क्या? फेडरल लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। रूल ऑफ लॉ, यानी कि ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का राज। यदि आप कल को पता चले कि कोई एक सरकार आके बोले कि कानून का राज नहीं चलेगा, संविधान का राज नहीं चलेगा, खत्म। कानून का राज मतलब संविधान का राज। अभी भारत देश में संविधान से ही सारी चीजें मैनेज होती हैं, तो संविधान, कानून, रूल ऑफ लॉ को खत्म नहीं किया जा सकता। रूल ऑफ लॉ हमने जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही लेगेसी हम चला रहे हैं, ब्रिटिश से लिया है हमने रूल ऑफ लॉ। फंडामेंटल राइट्स किससे लिए हैं? थोड़ा कमेंट करके, तो आप कमेंट में तो बताते नहीं है। फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हैं यूएसए से। इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, यानी किसी व्यक्ति को न्याय पाने से नहीं रोक सकते, इस प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश को तोड़ने की बात नहीं की जा सकती किसी भी यूनिवर्सिटीज में, किसी भी कहीं पर भी, यानी कि यूनिवर्सिटी नहीं, पूरे देश भर में देश को तोड़ने की बात नहीं की जा सकती, उसकी यूनिटी बना के रखना है, बरकरार रखना है। इस प्रकार का कोई कानून नहीं लाया जा सकता। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, रीजनेबलनेस। देखो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट्स आए थे, यानी कि फैसले आए थे, डिसीजन आए थे, डिसीजंस, राइट, डिसीजंस जो किसके रिगार्डिंग है? बेसिक स्ट्रक्चर। देखो पहले बेसिक स्ट्रक्चर, भारतीय संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर नाम का कोई शब्द नहीं है ना। बेसिक स्ट्रक्चर है, वो डिफाइन नहीं करता संविधान की ये बेसिक स्ट्रक्चर है, परंतु बहुत सारे केसेस के माध्यम से ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, बेसिक फीचर्स का, जो मौलिक यानी बोलते हैं ना, इसको तो आप टच ही नहीं कर सकते। तो ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ वो बहुत सारे मतलब कुछ केसेस जो कोर्ट में गए उनके माध्यम से जो डिसीजन निकल के आया, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिए, फैसले दिए, वर्डिक्ट सुनाया, उसके माध्यम से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो भारतीय संविधान का, ये बहुत जरूरी है, इसको बचा के रखना है, तभी हमारा भारतीय लोकतंत्र बचा रहेगा, तभी हमारी भारत की व्यवस्था सही ढंग से काम करेगी और सभी लोगों का विकास हो पाएगा, सभी लोगों का डेवलपमेंट हो पाएगा। 4 राउंड डेवलपमेंट, यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, चौमुखी विकास तभी संभव है। जैसे कि देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ प्रिंसिपल that holds that certain fundamental features cannot be altered, destroyed through the process of constitutional amendments. This doctrine was established by the Supreme Court in the landmark केशवानंद भारती केस में। आखिरी में जो फाइनल जो मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, केशवानंद भारती केस में निकल के आया था, जो कि 1973 का जो केस है, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। सबसे पहले क्या हुआ था कि जो सज्जन सिंह केस, ठीक है, उससे पहले 2 केसेस में ये बोला गया कि पार्लियामेंट जो है वो संविधान के
किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकती है। अमेंडमेंट, संशोधन। परंतु आगे केसेस चले तो गोलकनाथ केस में आते आते ये पता चला, गोलकनाथ केस में ये पता चला, ये फैसला आया कि जो जो पार्लियामेंट है वो पार्ट 3 को अमेंड नहीं कर सकती, पार्ट 3 को अमेंड नहीं कर सकती। उसके बाद पता चला कि आगे भी केस निकल कर आए आगे भी केस निकल कर आए कि चलो भैया पार्ट 3 में भी आप संशोधन कर सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स। आप यहाँ बदलाव कर सकते हो। इस केस तक आते आते ये पता चला कि आप बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि आप भारतीय संविधान में कहीं पर भी आप बदलाव कीजिए, हमें नहीं मतलब, आप पर बेसिक फीचर्स को आप नहीं छुएंगे, बेसिक फीचर्स को आप नहीं छुएंगे। तो इस प्रकार से एक कन्वेंशन चला आ रहा है कि बेसिक फीचर्स को आप नहीं छुएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं छुआ जा सकता। ये जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल जो केस था 1973 का केस है, तो ये समझ में आ गया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर को ये केसेस आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको ये केसेस यहाँ पे नोट्स में प्रोवाइड करवा दिए हैं। ये कुछ केसेस हैं, आप यहाँ पर देख लेना। ये बहुत ही लेंदी वे में लिखे हुए थे, बट उनमें से कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। देखो, जो लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जो लिए गए, ठीक है, तो उनमें क्या क्या क्रक्स निकल के आया कि फंडामेंटल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड। फंडामेंटल फीचर्स यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर, इसको ना तो बदला और ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, अल्टर्ड भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड दैट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि आर्टिकल, हालांकि जुडिशियल रिव्यू ऐसा लिखा नहीं है आर्टिकल 13 में, ठीक है, परंतु उससे उसको सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि किसी भी बिल को जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जांचे परखे, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ और हम एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, इसका एक बार क्रक्स समझ लेते हैं कि किस क्या क्या आज हमने समझा। सबसे पहले तो समझा कि भारतीय संविधान क्या होता है, इसके हमें क्या आवश्यकता है, राइट। और कोई भी संविधान हो, किसी भी देश का संविधान हो, कोई भी देश हो, उसमें बदलाव की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए हमारे भारतीय संविधान निर्माता थे, उन्होंने भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की आर्टिकल 368 के तहत कि पार्लियामेंट को ये अधिकार होगा, केवल पार्लियामेंट को ये अधिकार होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी पार्ट में बदलाव करे। तो यानी कि हमारे जो संविधान निर्माता थे बहुत चालाक चतुर लोग थे, बहुत ही दूरगामी सोच के व्यक्ति थे। हमारे संविधान का जो नेचर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक नेचर है वो इस प्रकार का है कि रिजिड ना तो रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, यानी कि जो बदलाव है, संशोधन जो है वो सिंपल मेजोरिटी से भी किया जा सकता है और स्पेशल मेजोरिटी से भी किया जा सकता है। दोनों का मिला जुला रूप है, ब्लेंड ऑफ बोथ। उसके बाद आर्टिकल 368 में हमने देखा कि अमेंडिंग पावर केवल पार्लियामेंट के पास में, और अमेंडमेंट की प्रोसीजर क्या है, एडिशन कर सकती है, किस लिए अमेंड कर सकती है, एडिशन, वेरिएशन कर सकती है,
रिपील कर सकती है, कोई आर्टिकल को खत्म कर सकती है, यानी आर्टिकल जोड़ सकती है। तो इस प्रकार से उसमें देखा कि फिर हमने जो उस किस माध्यम से आता है, यानी कि बदलाव कैसे करेंगे, उसके लिए एक बिल लेकर आना होगा पार्लियामेंट के अंदर। बिल में भी किसी भी हाउस में लेके आ सकते हैं, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, किसी भी सदन में बिल को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। इस बिल को इंट्रोड्यूस करवाने वाला व्यक्ति जो मिनिस्टर भी नहीं है, वो भी इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। मेजोरिटी चाहिए होती है बिल को पास करने के लिए, कितनी? 2/3 मेजोरिटी, यानी कि 66% ही हो गया फिर तो। 66%, 2/3 मेजोरिटी जिस सदन में लाया जा रहा है वहां पे प्रेजेंट भी होना चाहिए। जितने प्रेजेंट है वोटिंग उसके टू, मतलब उसका आंकड़ा जो निकाला जाएगा वो 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए। किसमें से? जिसकी उतनी संख्या है। उसके बाद जो बिल यदि दोनों सदनों में पास हो जाता है तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास में जाता है। प्रेसिडेंट को कंसेंट जो है, अपना सिग्नेचर सील सिक्का लगाना ही होता है। ऐसा संविधान में ही व्यवस्था है, क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो भी एक इलेक्टेड बॉडी है। ठीक है, पार्लियामेंट का जो छोटा सदन है, जो लोअर सदन है, लोकसभा जैसे बोलते हैं, वो एक इलेक्टेड बॉडी है, जनता के द्वारा चुनी हुई बॉडी है। जनता को देखो, भारत में एक सवाल है, भारत में ये एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत में सबसे स्ट्रांग कौन है? क्या पार्लियामेंट या जुडिशरी? ना तो हमारे देखो, जिस प्रकार से इंग्लैंड में पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, यानी कि पार्लियामेंट ही सर्वे सर्वा है। वहां पे पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो बहुत ही सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है। अमेरिका में अमेरिका में जुडिशरी बहुत ही इंडिपेंडेंट और बहुत ही कठोर है। ठीक है, जुडिशरी की सुप्रीमेसी है वहाँ। भारत में भारत में है कॉन्स्टिट्यूशन की। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, और कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को सौंपने वाले कौन लोग हैं? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रेम्बल में लिखा है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आखिरी में क्या शब्द है? एडॉप्ट। राइट, इस प्रकार से, यानी कि ये संविधान जो तैयार हुआ है वो हम अपने आप को देते हैं। तो समझ गए आप? तो इस प्रकार से आज ये समझा, भारत में रेफरेंडम की व्यवस्था नहीं है और बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता। ये 3 प्रकार की अमेंडिंग प्रोसीजर होता है। सिंपल मेजोरिटी से ये स्पेशल मेजोरिटी से, और ये स्पेशल विथ हाफ ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर पूरा लिखा हुआ है।
तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हुए टुडेज क्लास इज़ ओवर, राइट। तो कल हम समझेंगे इसके आगे के जो है प्रोसेस, क्योंकि जो अमेंडमेंट है वो केवल एक क्लास में पूरा हो जाए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अमेंडमेंट में भी पहले ये समझाना होता है कि अमेंडमेंट होता क्या है एक्चुअली, और अमेंडमेंट के माध्यम से किस किस पार्ट को अमेंड किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अमेंडमेंट्स है वो अभी तक कौन कौन सा अमेंडमेंट्स हुए हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। कि जो अमेंडमेंट है वो केवल एक क्लास में पूरा हो जाए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अमेंडमेंट में भी पहले ये समझाना